नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। आज हम हिंदी पत्रकारिता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 3 स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की पत्रकारिता के तीसरे चरण में से सुभाष चंद्र बोस के विषय में बात करेंगे। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। सुभाष चंद्र बोस, जन्म और कौटुंबिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य, कारावास, यूरोप प्रवास, हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, नजर कैद से पलायन, नाजी जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात, पूर्व एशिया में अभियान, लापता होना और मृत्यु की खबर। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। 1944 में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर से बात करते हुए महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेताजी का योगदान और प्रभाव इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि अगर उस समय नेताजी भारत में उपस्थित रहते तो शायद भारत एक संघ राष्ट्र बना रहता और भारत का विभाजन न होता। स्वयं गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया और बाद में वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में वे सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली बार मुलाकात हुई। गांधी जी ने भी उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष बाबू कोलकाता आ गए और दास बाबू से मिले। दास बाबू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष बाबू इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता। स्वयं दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष बाबू को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष बाबू ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता के रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवार के सदस्यों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्द ही सुभाष बाबू देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए।
कोलकाता में सुभाष बाबू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। पंडित मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष बाबू उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू ने खाकी वेश धारण करके पंडित मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की, इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फैलाकर सुभाष बाबू एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तब पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर दिया। जब सुभाष बाबू जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा किया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ़ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात की। सुभाष बाबू चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष बाबू गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सज़ा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष बाबू जोर से रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष बाबू ज्वलंत क्रांतिकारियों से ना ही संबंध रखते हैं, बल्कि वे ही उन क्रांतिकारियों का स्फूर्ति स्थान है। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मंडाले कारागृह में बंदी बनाया। 5 नवंबर 1925 के दिन देशबंधु चितरंजन दास कोलकाता में चल बसे। सुभाष बाबू ने उनकी मृत्यु की खबर मंडाले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मंडाले कारागृह में रहते समय सुभाष बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं। लेकिन सरकार ने यह तो स्पष्ट नहीं किया था कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं। इसलिए सुभाष बाबू ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि शायद वे कारावास में ही मर जाएंगे। अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष बाबू की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। फिर सुभाष बाबू इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष बाबू कारावास में थे, तब उन्हें कोलकाता के महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष बाबू को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से नादुरुस्त हो गई। वैद्यकीय सलाह पर सुभाष बाबू इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। उन्नीस से 1936 तक सुभाष बाबू यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष बाबू ने अपनी सेहत का ख्याल रखते समय अपना कार्य जारी रखा। वहाँ वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले।
जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए। जब सुभाष बाबू यूरोप में थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। सुभाष बाबू ने वहां जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष बाबू यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष बाबू ने पटेल बोस विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें उन दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व की बहुत गहरी निंदा की। बाद में विट्ठल भाई पटेल बीमार पड़ गए, तब सुभाष बाबू ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल का निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी करोड़ों की संपत्ति सुभाष बाबू के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया और उस पर अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट दे दी। 1934 में सुभाष बाबू को उनके पिता की मृत्युशैया पर होने की खबर मिली, इसलिए वे हवाई जहाज से कराची होकर कोलकाता लौटे। कराची में उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। उन्नीस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ था। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बाबू का स्वागत 51 बैलों से खींचे हुए रथ से किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजकीय व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में सुभाष बाबू ने योजना आयोग की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सुभाष बाबू ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया। सुभाष बाबू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के नेतृत्व में वैद्यकीय पथिक भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष बाबू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान के हस्तक और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष बाबू ना तो जापान के हस्तक थे और ना ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। उन्नीस में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना तो था, मगर गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष बाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्ष पद की कार्यवाही में इस तरफ कदम उठाना भी शुरू कर दिया था। गांधी जी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का वक्त आया, तब सुभाष बाबू चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए जो इस मामले में किसी दबाव के सामने ना झुके। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति सामने न आने पर सुभाष बाबू ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को खत लिखकर सुभाष बाबू को ही अध्यक्ष बनाने की विनती की। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष बाबू को फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न हो पाने पर बहुत सालों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा गया। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष बाबू को चुनाव में 1580 मत मिल गए और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से यह चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष बाबू के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू तटस्थ रहे और अकेले शरद बाबू, सुभाष बाबू के साथ बने रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लेटकर अधिवेशन में आना पड़ा। गांधी जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे। गांधी जी के साथियों ने सुभाष बाबू को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। अधिवेशन के बाद सुभाष बाबू ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष बाबू कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तीन मई 1939 के दिन सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष बाबू को कांग्रेस से निकाला गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। इसलिए अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बाबू जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी कि सुभाष बाबू युद्ध के दौरान मुक्त रहें। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजर कैद करके रखा। नजर कैद से निकलने के लिए सुभाष बाबू ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देने के लिए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश रखकर अपने घर से भाग निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करवाई। भगत राम तलवार के साथ में सुभाष बाबू पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान बने थे और सुभाष बाबू उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष बाबू 2 महीनों तक उत्तम चंद्र मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में ओलार्दो मात्सुता नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष बाबू काबुल से रेलवे से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में सुभाष बाबू सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष बाबू नेताजी नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष बाबू को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक अपना आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष बाबू ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और माइन काम्फ की अगली आवृत्ति से वे परिच्छेद निकालने का वचन दिया। अंत में सुभाष बाबू को पता चला कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है। इसलिए 8 मार्च 1943 के दिन जर्मनी के कील बंदर में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्व एशिया की तरफ निकल गए। यह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मादागास्कर के किनारे तक लेकर आई। वहां वे दोनों खूंखार समुद्र में से तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में किसी भी 2 देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों में नागरिकों की यह एकमात्र बदली हुई थी।
यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदर तक लेकर आई। एशिया पहुंचकर सुभाष बाबू ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के फरेर पार्क में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष बाबू को सौंप दिया। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहकार्य करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद डाइट के सामने भाषण किया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्व एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण करके वहां स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने का और उन्हें आर्थिक मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जीत लिए। ये द्वीप अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों का शहीद और स्वराज द्वीप जैसा नामकरण किया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील तक चलते जाना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श भी बनाकर रखा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद ने रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी से बात करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार नेताजी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बुलाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमोई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ले ली थी। दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज में नेताजी के साथ उनके सहकारी कर्नल हबीबुर रहमान थे। उन्होंने नेताजी को बचाने का निश्चय किया, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। फिर नेताजी की अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में रेनकोजी नामक बौद्ध मंदिर में रखी गईं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार एक आयोग को नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए थे, लेकिन जिस ताइवान की भूमि पर यह दुर्घटना होने की खबर थी, उस ताइवान देश की सरकार से तो इन दोनों आयोगों ने बात ही नहीं की। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ,
ये भारत के इतिहास का सबसे अनुत्तरित रहस्य बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे हुए हैं, लेकिन इनमें से सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने को लेकर मामला राज्य सरकार तक गया। हालांकि राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप योग्य नहीं मानते हुए मामले की फाइल बंद कर दी। आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की वे इस प्रकार हैं। सुभाष चंद्र बोस, जन्म और कौटुंबिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य, कारावास, यूरोप प्रवास, हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, नजर कैद से पलायन, नाजी जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात, पूर्व एशिया में अभियान, लापता होना और मृत्यु की खबर। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह हमेशा आमंत्रित है। नमस्कार।